पुनर्जागरण काल में जितना भी विकास हुआ, चाहे वह साहित्य के क्षेत्र में हुआ हो, चाहे कला के क्षेत्र में हुआ हो, उसमें कुछ समान विशेषताएं थीं। तो आज हम देखेंगे बच्चों कि पुनर्जागरण की समस्त गतिविधियों में क्या ऐसी बातें थीं जो सारे ही क्षेत्रों पे लागू होती थीं। सबसे पहला है तर्क पर बल। पुनर्जागरण ने मध्ययुगीन धर्म और परंपराओं से नियंत्रित चिंतन को मुक्त करके तर्क को बढ़ावा दिया। इस युग के आरंभ में अरस्तु के तर्कशास्त्र का गहरा प्रभाव पड़ा। पेरिस, बोलोग्ना, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज आदि विश्वविद्यालयों ने तर्क की विचारधारा को आगे बढ़ाया और उसी की बात को सही मानने का निर्णय लिया जो तर्क की कसौटी पर सही साबित होता हो। दूसरी विशेषता थी प्रयोग पर बल। इस काल में विचारों की पुष्टि के लिए प्रयोग का महत्व बढ़ा। इस भावना का संकेत रोजर बेकन की रचना ऑपस मेयस के उद्धरण से मिलता है, जिसमें वह कहता है कि ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त होता है, वाद विवाद और प्रयोग द्वारा। वाद विवाद से प्रश्न का अंत हो जाता है और हम भी उस पर सोचना बंद कर देते हैं, लेकिन इसमें प्रमाण नहीं होते। इससे ना तो संदेह समाप्त होता है और ना ही मस्तिष्क को शांति प्राप्त होती है। जब तक अनुभव और खोज द्वारा, प्रयोग द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं हो पाती, तब तक हमें किसी बात का हल नहीं मिल सकता। वस्तुतः रोजर बेकन प्रयोगात्मक खोज प्रणाली का अग्रदूत था। प्रयोग के आधार पर ही गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत को अकाट्य साबित कर दिया था। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वह थी मानववाद का समर्थन। पुनर्जागरण की एक प्रमुख विशेषता मानववाद थी। मानववाद का अर्थ है मानव जीवन में रुचि लेना, मानव की समस्याओं का अध्ययन करना, मानव का आदर, उसके जीवन के महत्व को स्वीकार करना और उसके जीवन को सुधारने, समृद्ध और उन्नत बनाने का प्रयास करना। प्राचीन यूनानी साहित्य में जीवन के प्रति एक विशेष रुचि झलकती है, क्योंकि यूनानी लोग संसार में पूर्ण दिलचस्पी रखते थे जिस संसार में वे रहते थे। पुनर्जागरण युग में परलोक की अपेक्षा लौकिक रुचि को महत्व देने की विचारधारा को ही मानववाद कहा गया है। प्राचीन और रोमन शैली के अधार्मिक तत्वों, जिनकी मध्यकालीन युग में पूर्ण उपेक्षा की गई थी, उसके प्रबल समर्थन और प्रोत्साहन द्वारा मध्यकालीन धार्मिक भावनाओं, दर्शन, कला और शिक्षा का सक्रिय विरोध किया गया। मानववाद के समर्थक मानववादी कहलाए। मानववादी लेखकों की दिलचस्पी जीते जागते लोगों में, उनकी खुशियों और गमों में थी। अपनी कविताओं में लोगों की सशक्त भावनाओं को उन्होंने अभिव्यक्त किया। उनकी समझ में जीवन का लक्ष्य ईश्वर की सेवा करना या सैनिक कलाकारी या कारनामे नहीं दिखाना था, बल्कि लोगों की भलाई के लिए काम करना था। वे जनता को सुसंस्कृत बनाने के लिए प्राचीन रोमन और यूनानी साहित्य के अध्ययन पर जोर देते थे। पेट्रार्क अग्रणी मानववादी था। उसने अंधविश्वासों और धर्माधिकारियों की जीवन प्रणाली की खिल्ली उड़ाई। परलोक के चिंतन के बजाय इस लोक के जीवन को आनंदपूर्वक व्यतीत करने पर जोर दिया। वह मध्य युग की विचारधारा को सारे अंकुशों से मुक्त करना चाहता था, जिससे मनुष्य प्रकृति के निकट पहुंचकर नैसर्गिक आनंद को प्राप्त कर सके। ड्यूक ऑफ मॉन्टुआ ने मानववाद का एक शिक्षण केंद्र स्थापित किया। इटली के नागरिकों ने भी मानववाद का समर्थन किया, क्योंकि धार्मिक अंकुश के अधीन वे अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को विकसित नहीं कर पा रहे थे। वास्तव में धर्मनिरपेक्षता की भावना मानववाद की मुख्य विचारधारा थी। बुकासियो और ब्रासियोलोनी पर मानववादी विचारधाराओं का गहरा प्रभाव था। इरेस्मस का नाम मानववादी क्षेत्र में अग्रणी है। उसे मानववादियों का राजा कहा गया है। जर्मनी में र्यूक्लिन और मेलांकथन प्रसिद्ध मानववादी विचारक हुए। इसी प्रकार इंग्लैंड में जॉन कॉलेट और टॉमस मूर
आदि मानववादियों ने अपनी महत्वपूर्ण रचनाओं द्वारा मानव मूल्यों को प्रभावित किया। मूर ने अंग्रेजी भाषा में यूटोपिया लिखकर यह प्रमाणित कर दिया कि प्रख्यात मानववादी बनने के लिए इतालवी भाषा का अध्ययन आवश्यक नहीं है। 15वीं शताब्दी के इस मानववादी आंदोलन के महत्व के संदर्भ में 4 बातें उल्लेखनीय हैं। पहली, इटली के मानववादियों ने मानव के भौतिक विकास और स्वतंत्र चिंतन में सहयोग किया। दूसरा, ग्रीक साहित्य की पुनर्स्थापना ने चर्च के लेखों और साहित्य का स्थान ले लिया। तीसरा, गद्य और पद्य में इस प्रकार की रचनाएं आरंभ हुईं जिन्होंने वर्तमान साहित्य को प्रभावित किया। और चौथा, इटली के मानववादियों ने उस आलोचनात्मक दृष्टि को जन्म दिया जिससे ऐतिहासिक आलोचना का सूत्रपात हुआ। चौथी विशेषता है सहज सौंदर्य की उपासना। पुनर्जागरण की एक प्रमुख विशेषता थी सहज सौंदर्य की उपासना, जो कि भौतिक और मानसिक दबाव से मुक्त थी। कला पर मानववादी प्रभाव को यथार्थ पक्षों पर बल के रूप में देखा जा सकता है। इटली के कुछ कलाकार जैसे लियोनार्दो दा विंची, अल्बर्ती, शैनिनी आदि कला में विज्ञान मानदंडों को लागू करने की संभावनाओं के प्रति इतने मुग्ध थे कि उन्होंने इस विषय पर विपुल साहित्य का निर्माण किया। लियोनार्दो लिखते हैं, अच्छे चित्रकारों को 2 प्रमुख चीज़ों का चित्रण करना चाहिए, मनुष्य और उनके मन की भावनाएं। तो बच्चों, ये हमने आज पढ़ा विविध आयामों की खोज। ये भी एक बहुत प्रमुख विशेषता थी पुनर्जागरण की, जिसमें साहित्य, कला, विज्ञान, भौगोलिक अन्वेषण, वैज्ञानिक आविष्कार और की ओर अधिक ध्यान दिया गया। धर्म की परंपरागत मान्यताओं पर कुठाराघात किया गया। चर्च और बाइबल को लोगों के केंद्र से, जीवन के केंद्र से हटाया गया। ये सभी चीज़ें लगभग एक ही साथ हुईं और एक दूसरे को प्रभावित करती रहीं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह विविध आयामों में पुनर्जागरण हमें दिखाई पड़ता है।